नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में आपका स्वागत है। और हम जनरल कंपटीशन में जो है ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बढ़ती प्रासंगिकता, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से या बीपीएससी के ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से या मेंस के पर्पज़ से जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का दिन ब दिन महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज हम जो है इसे पढ़ने का कोशिश करेंगे। आज जीवीय अनुक्रम यानी बायोटिक सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है। तो सबसे पहले भूमिका को देखने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति में जैव समुदायों में परस्पर प्रतियोगिता बनी रहती है। ये तो सही बात है कि हर में प्रतियोगिता बनी रहती है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के लिए। ये जीव अपनी आवश्यकताओं की संपूर्ति हेतु संघर्ष करते हैं। ये तो फिक्स है कि हम अपनी नीड के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है जनरल कंपटीशन ही आप ले लीजिए। ये जो है संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिलती है, केवल अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए। ठीक है, संघर्ष ही जीवन के विकास का आधारीय पक्ष है। यानी जब तक जीव है इस पृथ्वी पर, वो संघर्ष करता रहेगा। संघर्ष करते हुए जीव अपनी वंश वृद्धि करते हैं, परंतु यह वंश वृद्धि एक स्तर पर स्थिर हो जाती है। ठीक है, वंश वृद्धि एक स्तर पर क्या होता है, स्थिर हो जाती है। इसे किसी जीव के विकास की चरम अवस्था कहते हैं। और ये पूछा जाएगा कि जीव के विकास की चरम अवस्था क्या है, तो अगर यह ऑप्शन में रहेगा कि वंश वृद्धि की स्थिर अवस्था, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो जैव विकास होना प्रोग्रेसिव मेथड है, और वंश वृद्धि जो है एक समय तक तो प्रोग्रेसिव रहता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। किसी भी जीव की चरम अवस्था अनुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। ठीक, सीक्वेंसिंग से प्राप्त होती है। ठीक, वस्तुतः ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि डायरेक्ट जन्म लिया और बूढ़ा हो गया। ठीक ना, उसका जो सीक्वेंस है वो उसी के जरिए क्या होगा कि पहुंचेगा। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल तक। ठीक है, वस्तुतः प्रकृति एवं विविध जीवों वस्तुतः प्रकृति एवं विविध जीव जातियों द्वारा सतत अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। फलतः प्रकृति तथा जीव जातियों से संघर्ष होने की दिशा में कमजोर होने पर जीव शक्तिशाली जीवों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये तो तय है कि अगर प्रकृति और विविध जीव धातियों में सतत अवरोध उत्पन्न होगा, उसमें जो शक्तिशाली रहेगा उसके अधीन होना पड़ेगा, या तो वो नष्ट कर देगा। ठीक है, मनुष्य में भी यही होता है। इसी पे मार्क्स ने थ्योरी भी दिया था। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, तो यही जीव में भी स्थिति देखने को मिलती है। विशेष परिस्थितियों में उन्हें स्थान का परित्याग करना पड़ता है। मजबूत जीव जो हैं वो कमजोर जीव को अक्सर भगा देते हैं। ठीक है, इसलिए छोटे मोटे जीवों का जो है वास स्थल वो शेर का बाद में गुफा बन जाता है। शेर का काम ही यही है कि वह दूसरे की गुफा को अपने कैप्चर में कर लेता है, और वहाँ पर जितने भी अन्य जीव हैं वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। अतः अनुक्रम में एक जाति का शक्तिशाली जीव दूसरे जाति के स्थान पर स्थानापन्न हो जाता है। तो पावरफुल जो जानवर है वो अपना स्टेबिलिटी बना लेता है उसके जगह पर। सामान्यतः एक निश्चित स्थान एवं समय के संदर्भ में अनुक्रम का अध्ययन पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। ये पूछा जाएगा कि बायोटिक सीक्वेंसिंग क्या चीज़ है, तो निश्चित स्थान समय के संदर्भ में अनुक्रम का अध्ययन, यानी उसका सीक्वेंस में स्टडी क्या कहलाता है, ये कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रमण एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है। जब से पृथ्वी चल रही है उस समय से ही इसका इतिहास है। जो जैव जाति के क्रमबद्ध परिवर्तन का बोध कराती है। इस प्रकार पारिस्थितिकी अनुक्रम किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में घटित वनस्पतियों, ठीक है, इसका बोले थे कि एक फिक्स टाइम पीरियड में होता है, घटित वनस्पतियों जीवों के क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। जैव परिवार एक प्रक्रिया से किसी क्षेत्र के पर्यावरण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अन्य जातियों के प्रतिकूल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में अनुकूलन करने वाले जैव जातियों का आगमन हो जाता है, और कालांतर में इसी प्रकार की तीसरी जाति का आगमन हो जाता है। देखिए, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि जैव परिवार जो पूरा बायोटिक फैमिली है, उसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण में परिवर्तन, एक तो ये बता दिए कि शक्तिशाली जीव होता है, दूसरा क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड का इसलिए बात किया गया था कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है,
तो जो उस क्लाइमेट में ढलने वाला जीव है वह रहेगा नहीं, तो वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, उसके स्थान पर कोई नया जीव आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि मैना पक्षी जो है वह डीजे के साउंड के कारण जो है उसका, या बहुत ज़्यादा साउंड के कारण जो है वह जीव की प्रजाति अब विलोपन के कगार पर है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में अनुकूलन करने वाले जीव जातियों का आगमन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में बीच वाले जो जीव हैं वो यहाँ आकर रहने लगते हैं। एक जाति का वातावरण में परिवर्तन का पुनः दूसरे जाति में अनुकूलन एवं परिवर्तन करने का क्रम निरंतर चलता रहता है। ये तो सही बात है कि लगातार चलते रहता है। अनुक्रमण चीज ही ऐसा है जो कि रुकने वाला चीज नहीं है, और अनुकूलन एवं परिवर्तन करने का क्रम निरंतर चलते रहता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रियता एवं जीवंतता बरकरार रहती है। ठीक है, अगर यह क्रम रुक जाएगा तो ये सोच लीजिए कि एक ही प्रकार के जीवों का झुंड हो जाएगा, जिससे प्रकृति में नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि वह अपना एक तरह का जो कोई गुण है उसके साथ रहेगा, और वह मानव के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, या पृथ्वी के लिए भी अन्य दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। जैसे एक जीव अगर शेर ही एक ही माहौल में रहते चले गए, जंगल और हर परिस्थिति में ढलते चले गए, तो मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर मानव उसे आधुनिक हथियारों से मारने लगता है तो फिर शेर की संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सक्रियता और जीवंतता उसकी बनी रहनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि जीवों की अनुक्रमणीय परिवर्तन की गति सदा एक सी नहीं रहती। अनुकूलन के जैविक गुण, अनुकूलन क्षमता, एक उसका जैविक गुण जो है जीव के अंदर का गुण है, उसका एडेप्टेबिलिटी, वो किस माहौल में कैसे एडेप्ट करता है अपने आप को, वातावरण परिवर्तन और क्लाइमेट का क्या है, उसका परिवर्तन का असर पड़ता है, कालिक परिवर्तन, वही काल या समय का परिवर्तन क्या पड़ता है, अनुक्रमण को प्रभावित करते हैं। और इसका सबसे बड़ा गुण है डायनासोर का विलोपन जो है ये काल परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, यदि किसी क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन कुछ जीवों एवं पौधों के लिए प्रतिकूल एवं कतिपय के लिए अनुकूल हो जाता है। अगर कुछ मौसम परिवर्तन होता है तो आप देखिएगा कि जो जिस क्षेत्र में जो पौधे नहीं भी उग रहे हैं वहाँ भी वो पौधे, उन पौधों की खेती होना संभव हो जाता है। जैसे बिहार में जो है हाल फिलहाल में कहा जा रहा है कि स्ट्रॉबेरी सब की खेती के लिए बिहार अनुकूलतम जगह हो जा रहा है। यानी टेम्परेचर अगर दिन रात का बढ़ते जाएगा किसी क्षेत्र में तो वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में धीरे धीरे हरे घास उग रहे हैं, तो वो भी समय और काल का परिवर्तन है। मानवीय द्वारा प्रदूषण के कारण जो है बर्फ नष्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर भी भूमि का विकास होते जा रहा है। ठीक है, तो जीव एवं वनस्पतियों में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती, विनष्ट हो जाते हैं। समय के साथ जिनमें एडजस्टमेंट का गुण नहीं होता वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके स्थान पर नए जीव और वनस्पति का अभ्युदय होने लगता है, जो उस पर्यावरण और प्रकृति के अनुरूप होगा वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रकृति की क्षमता के अनुरूप सक्रिय परिवर्तन अनुक्रमण का मूल उदाहरण। ठीक है, चलिए सीक्वेंसिंग का सबसे बड़ा उदाहरण कहेगा क्या है कि आप कहिएगा कि प्रकृति की क्षमता के अनुरूप अगर सक्रिय परिवर्तन करने की क्षमता है तो आप अनुक्रमण के आधार में है। ठीक है, अनुक्रमण के परिप्रेक्ष्य में ओडम ने बताया, प्रसिद्ध विद्वान ओडम महोदय हैं, कि इन्होंने कहे अनुक्रमण के संदर्भ में कहा है कि जैव जातियों का अनुक्रमणीय परिवर्तन निर्धारित क्रम में होता है। सीक्वेंसिंग की थ्योरी इन्होंने डिक्लेयर की थी। ठीक है, अनुक्रम जैव विकास का आधार है। ठीक, एडेप्टेबिलिटी जो है, सीक्वेंसिंग जो है, यही डेवलपमेंट का क्या है, जैव विकास का आधार है। यह जैव जाति के पर्यावरणीय परिवर्तन से संबंध प्राकृतिक अवस्था है। अनुक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का संकेतक है। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र तब ही स्थिर रह पाएगा जब उनमें अनुक्रमण की क्रिया होगी। ठीक है, स्थिरता में जैव भार सर्वाधिक होता है। किसी एक क्षेत्र में रहने वाले जीवों का झुंड जो है वो क्या कहलाता है, जैव भार कहलाता है। क्लीमेंट्स ने वनस्पति के अनुक्रमिक विकास में 5 प्रवस्थाओं का उल्लेख किया। ये पूछेगा कि वनस्पति के अनुक्रमिक विकास में 5 प्रवस्थाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है, तो क्लीमेंट्स। ठीक है, चलिए ये पूछेगा कि अनुक्रमणीय परिवर्तन को, जैव जातियों का अनुक्रमणीय परिवर्तन निर्धारित क्रम में होता है, किस विद्वान का कथन है, तो ये ओडम महोदय का है। ठीक है, चलिए
तो वनस्पति अनुक्रम विकास में पहला चीज होता है स्टेबलाइजेशन, जिसको स्थिरीकरण कहते हैं। तो जातियों की जनसंख्या का अंतिम समस्थिति की दशा को प्राप्त करना, यह समस्थिति स्थानीय प्रादेशिक आवास को संतुलित दशाओं में संदर्भित करता है। ध्यान से इसको देखने का प्रयास करिएगा। जातियों की जनसंख्या यानी पेड़ पौधों की जितनी भी जातियां हैं, जनसंख्या का जो अंतिम समस्थिति है, लास्ट पोजीशन जो है, की दशा को प्राप्त करना, ठीक है, यानी उससे ज़्यादा आप नहीं जा पाएगा। तो यही समस्थिति स्थानीय एवं प्रादेशिक आवास की संतुलित दशा में संदर्भित रहती है। यानी सेब का पौधा अगर हिमाचल या कश्मीर में उग रहा है, तो अगर वही कंडीशन जो है कहीं और भी क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, तो वह क्या है, समस्थिति की दशा को प्राप्त करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह समस्थिति स्थानीय एवं प्रादेशिक आवास की संतुलित दशाओं में संदर्भित होते हैं। यह कश्मीर में सेब नहीं होना, ठीक ना, ये स्थिरीकरण की दिशा का प्रयास नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि कहीं अगर हम वो करेंगे तो हम इसका मतलब उसका माहौल स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सम स्थिति स्थानीय प्रादेशिक आवास की संतुलन दशाओं के संदर्भ में होती है। तो ये याद रखना है कि कश्मीर में अगर सेब उगाने के लिए मौसम है, तो यानी वहाँ समस्थिति स्थानीय एवं प्रादेशिक आवास की संतुलित दिशा है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रतिक्रिया। तो विकसित पौधे के मध्य प्रतिस्पर्धा एवं उनका स्थानीय आवास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बहुत हल्का चीज है, ठीक है। विकसित पौधे के मध्य प्रतिस्पर्धा एवं उसका स्थानीय आवास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो डेवलप पौधा है, बड़े पौधे के नीचे कभी छोटा पौधा नहीं पनपता है, ठीक है। तीसरा है विवस्त्रीकरण, न्यूडिटेशन। सर्वप्रथम किसी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण, अर्थात जो क्षेत्र वनस्पति जहाँ नहीं है, ठीक है। अगर याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये तो फिक्स है कि वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, वनविहीन हो जाएगा, ठीक है। और उसी के लिए न्यूट्रिशन का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को विवस्त्रीकरण भी कहा जाता है। अगला है प्रवास, अन्य क्षेत्र से पौधे के बीज का आगमन। कभी कभी जैसे आलू भारत में, ठीक ना, यूरोप से आया और ये पुर्तगाल से या जहाँ से भी आया हो, तो ये प्रवास हुआ, ठीक है। उसके बाद दिया है आस्थापन, ठीक ना। स्थापन में बीज, पौधों के बीजों की स्थापना तथा उसका स्थानीय आवास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बीजों की स्थापना एवं उसका स्थानीय आवास, यानी जहाँ जो चीज़ बो रहे हैं, अगर उसका वहाँ के क्षेत्र में वो बीज उग पाने में सक्षम है या नहीं, या उस क्षेत्र की मिट्टी, तापमान, हवा की दशा कैसी है, तो वो उसका जो प्रभाव पड़ता है उसी को आस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो विभिन्न वनस्पतिक समुदायों का विकास विभिन्न आवासों में होता है, तो सही बात है। और इस प्रकारों के आधार पर अनुक्रम की कर्मक अवस्थाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे जल में उगने वाला जीव है, ठीक ना, तो इसको हाइड्रोसेरी कहते हैं। हाइड्रोसेरी तल तल यानी जलीय अवस्थिति दलदल झील के किनारे उगने वाले पौधे होते हैं। जल क्रमण में पूछेगा कि कौन कौन होता है, तो जलीय तो होगा ही, दलदली और झील के किनारे भी उगने वाला होगा। दूसरा है शुष्क क्रमण, ये तो जानते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, बालू का स्तूप पर होता है, जैसे कैक्टस होता है। तीसरा है स्थल क्रमक, नग्न शैलों पर होता है, यहाँ वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क पर्यावरण रहता है, ठीक है। तो ये तीनों स्थिति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछेगा कि प्रकारों के आधार पर अनुक्रम की क्रमक अवस्थाओं को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में, जल क्रमक, शुष्क क्रमक और स्थल क्रमक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि जीवीय अनुक्रमण के कारण किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति समुदाय का विकास निम्न कारणों द्वारा प्रभावित और नियंत्रित होता है, ठीक है। देखिए पहला, देखिए क्या है, जलवायु दिया है। किसी भी प्रदेश में किसी भी पादप के लिए उस प्रदेश की बृहद स्तरीय जलवायु का उतना महत्व नहीं होता जितना कि उस पादप के आसपास यानी पड़ोस की लघु स्तरीय जलवायु का महत्व होता है। अगर कभी बाढ़, कभी तूफान आ गया तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना उस क्षेत्र में सामान्य तौर पर रहने वाली दशा का वर्णन यहाँ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए लघु स्तरीय जलवायु, जैसे देखिए टेम्परेचर क्या है, लघु स्तरीय जलवायु में पहला चीज़ क्या होता है, टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है, प्रकाश, लाइटिंग कितना है। तीसरा है मृदा में नमी क्या है और आर्द्रता क्या है। ये चारों चीज़ जो है,
ये आपको हमेशा बताएगी। लघु स्तरीय जलवायु में पूछेगा निम्नलिखित में से लघु स्तरीय जलवायु कारक का कौन सा उदाहरण है, तो ये इसमें क्या दीजिएगा आप, तापमान, प्रकाश, मृदा में नमी और आर्द्रता, ये सभी फैक्टर है। ठीक है, चलिए ये पूछेगा कि जीवीय अनुक्रमण के कारकों में, ये प्रश्न इस तरह का हो सकता है कि जीवीय अनुक्रमण के कारकों में लघु स्तरीय जलवायु का महत्व होता है। ठीक, इंतर्गत इन हो गया। दूसरा है कि तापमान, प्रकाश, मृदा में नमी और आर्द्रता जो है लघु स्तरीय जलवायु के उदाहरण हैं। तीसरा देगा कि इसमें बृहत स्तरीय जलवायु प्रभावित करती है। तो ये फैक्टर जो है बृहत स्तर वाला ये गलत हो जाएगा, लघु स्तर वाला सही होगा, तापमान, प्रकाश, मृदा वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा है कि मृदीय कारक, इडैफिक फैक्टर देखिए क्या है कि स्थान विशेष की मिट्टियों के पौधों के लिए महत्व रखने वाले गुण यथा पोषक तत्व, मृदा गठन, मृदा संरचना, ये सभी फैक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। स्थान विशेष की मिट्टियों के पौधों के लिए महत्व रखने वाले गुण, फास्फोरस कितना है, उसमें नाइट्रोजन कितना है और पोटासियम कितना है, ये तीनों गुण हैं। पोषक तत्व, मृदा का गठन कैसा है, पथरीली मृदा है कि चिकनी मृदा है कि लेटराइट मृदा है, ये सभी होगा। और दूसरा क्या, अवसंरचना में गठन और अवसंरचना में अम्लीयता और क्षारीयता का स्तर भी कितना है, तो सब जगह अलग अलग होता है। ठीक है, ये मृदीय कारक हो गया। भौतिक कारक देखिए, धरातल का स्वरूप कैसा है, पठारीय है कि ऊंचाई वाला है कि ढाल कौन है कि ढाल पहलू है, यही चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा जैविक कारक, जीवित पौधों का स्थान विशेष के पौधों पर प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से प्राणी तथा मानव का प्रभाव। अब किसी भी क्षेत्र में पादप के लिए प्राणी और मानव का प्रभाव काफ़ी महत्व रखता है। अगर वहाँ शाकाहारी झुंडों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है या मानव का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है तो वन ही विनाश हो जाएगा। या प्राणी जो शाकाहारी जीव ज़्यादा हैं तो वे क्या करेंगे कि घास फूस खाकर सारे पौधे जो भविष्य में उगने वाले हैं वन क्षेत्र में उन्हें नष्ट कर देंगे। अन्य पौधों द्वारा पोषक आहार तथा जल के लिए प्रतिस्पर्धा हमेशा चलेगी, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, वन्य प्राणी और मानव का प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा, अग्निकांड, स्वभावज वनाग्नि, ठीक है, इसको दावानल भी कहते हैं, तथा मनुष्य द्वारा अनजाने में तथा जानबूझकर वनों को जलाना। ठीक है, कभी कभी देखते होंगे आप कि अक्सर वनों में आग लग जाती है। यह वनस्पति की स्वयं दशा से भी होती है। इसमें शुष्क वनस्पति, जब इसमें एक छोटी पत्ती वाला वनस्पति होता है, एक चौड़ी पत्ती वाला वनस्पति होता है। ठीक है, तो वन में अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मिला करके लगाया जाता है तो फिर इसकी दशा अलग होती है। ठीक है, चलिए अगला दिया है अनुक्रमण के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के किसी भी आवास क्षेत्र में वनस्पतियों के अनुक्रमण को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि स्वभाज्य स्वजात अनुक्रम। पारिस्थितिकी तंत्र के किसी भी आवास क्षेत्र में, यहाँ देखिए अनुक्रमण के प्रकार है, फिर से हम बोल देते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के किसी भी आवास क्षेत्र में वनस्पतियों अनुक्रमण के दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला स्वभाज्य स्वजात अनुक्रमण का सूत्रपात वनस्पतियों द्वारा स्वयं हो जाता है, तो सही बात है। दूसरा है अन्य जात, यानी दूसरों के प्रभाव में आकर। सूत्रपात उस समय होता है जब स्थान विशेष के पर्यावरण के अजैविक कारकों की में विभिन्नता होती है। इसमें होती है अजैविक कारकों में विभिन्नता होती है, यथा विश्वव्यापी जलवायु में परिवर्तन, स्थान विशेष में अवसादीकरण, ठीक है, या भराव द्वारा तीव्र गति से संपन्न होगा, तो क्षेत्र विशेष में तीव्र गति से अपरदन होगा। यानी किसी स्थान विशेष की मिट्टी निकाल लेंगे या उस जगह को खोखला कर देंगे तो फिक्स है कि वहाँ अपरदन जल्दी होगा। ठीक है, या जहाँ भराव भी हुआ है जब तक मिट्टी बैठेगी नहीं वहाँ भी अपरदन होना होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थान एवं काल संदर्भित है, जो कि प्रकृति क्षमता के अनुरूप गति करता है, वह जीवित रहता है, और जो विफल
होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो ठीक बात है कि स्थान एवं काल भी निर्धारित होता है। जो उस क्षेत्र में रह गया वो जिंदा रह पाएगा, जो नहीं रह पाया नहीं रह पाएगा। ठीक है। बाघ, चील ये सब शीत प्रदेश में स्टेबल नहीं हो सकते, तो वे इसी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। ठीक है। और जो शीत क्षेत्र के जीव हैं यहाँ नहीं रह सकेंगे, जैसे पेंगुइन है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कंडीशन होता है, क्या क्या दशा होता है। पहला दिया है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण, तीसरा स्वजन्य अनुक्रमण, चौथा बाह्य प्रभावजन्य अनुक्रमण और स्वपोषण अनुक्रमण, जो भी कहिए। ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी में कहा गया ना कि विलोपन के लिए अब देखिए क्या क्या जिम्मेवार होता है, ये देखना है। अब देखिए प्राइमरी सक्सेशन में क्या आता है। प्राथमिक अनुक्रमण में वनस्पतियों के विकास के प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत उन क्षेत्रों में विभिन्न क्रमकों में वनस्पति समुदाय के विकास को सम्मिलित करते हैं। ठीक है। जहां पर पहले से किसी प्रकार के पौधे या प्राणी का जनन एवं विकास नहीं हुआ, यानी फर्स्ट टाइम होगा तो समझ जाइएगा यह प्राथमिक है। इस तरह की अवस्थितियां जहां सर्वप्रथम वनस्पति का विकास होता है कई प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ नवीन लावा प्रवाह, उसके शीतलन द्वारा धरातल का निर्माण, हिमखंडित शैलों के हिम के पिघल जाने के कारण अनावरण का भाग, जैसे देख रहे हैं आप ध्रुवीय प्रदेश में जो धीरे धीरे हरे भरे प्रदेश बसते जा रहे हैं वो सभी प्राथमिक अनुक्रमण के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है। बहुत आसानी से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण है। तो अगर आपको परिभाषा भी वन लाइनर बना कर देता है तो आपको ये समझ जाना है कि आज तक जहाँ कभी पौधा नहीं लगाया हो वही क्या हो जाएगा, जहाँ पहली बार पौधा उगता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, प्राथमिक अनुक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। प्राणी जनन किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है, यानी पौधा से पहले कुछ नहीं आया हो, प्राणी जनन कुछ भी नहीं, और सबसे पहले वनस्पति आया हो तो ये क्या क्षेत्र कहलाएगा, तो वनस्पति विकास कहलाएगा। ये देगा कि आपको दे सकता है इस तरह से उदाहरण में, जहाँ पहले किसी भी प्रकार के पौधे प्राणी का जनन का विकास नहीं हुआ हो। दूसरा देगा कि ऐसी परिस्थिति जहाँ अन्य को छोड़कर सर्वप्रथम वनस्पति का विकास हुआ हो। ठीक है। तीसरा देगा कि इनके बनने के लिए उत्तरदायी में लावा प्रवाह और उसके शीतलन द्वारा धरातल का निर्माण या हिमखंडित क्षेत्रों में हिम के पिघल जाने के कारण सेल के आवरण द्वारा बना भाग होगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही है। या इसके अलावा देखिए, ये देखिए प्राथमिक अनुक्रमण का ये फोटो है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। केवल मिट्टी है, धीरे धीरे घास उगा और उसके बाद 12 मासी पौधे हुए, फिर झाड़ियाँ आई, फिर मुलायम लकड़ी वाला पौधा हुआ, फिर कठोर लकड़ी वाला होगा। यही प्राथमिक अनुक्रमण है। पूछेगा कि प्राथमिक अनुक्रमण में का क्रम क्या है, तो पहले में मिट्टी दे देगा, दूसरे में घास देगा, तीसरे में 12 मासी पौधा देगा, चौथा में झाड़ी देगा, पाँचवा में मुलायम लकड़ी वाला देगा और छठा में कठोर लकड़ी वाला देगा। तो ये आपको सीक्वेंस में सजा देना है। ठीक है। चलिए, झील के सूख जाने पर शुष्क झील तल वाला भाग सागरीय तली के उमंजन के कारण नवनिर्मित उमज्जित सागरीय द्वीप, ये याद रखना है। उमंजन वो चीज होता है जहाँ पहले सागर था, अब धीरे धीरे उस क्षेत्र को छोड़ रहा है, तो एक छोटा द्वीपीय क्षेत्र कह सकते हैं आप उसको। ठीक है। तो वहाँ भी जब हरे पेड़ पौधे उगने लगते हैं तो वहाँ भी प्राथमिक क्षेत्र देखने को मिलता है। नव निर्मित उमज्जित सागरीय द्वीप, नव बालू का स्तूप का निर्माण, नदी द्वारा कॉप के निक्षेपण से निर्मित बाढ़ मैदान, ये सब भी होगा। मनुष्य द्वारा खनन कार्य के दौरान मलबों के ढेर वाला भाग, जहाँ जहाँ पहली बार पौधा होता है तो वो सब जगह पे क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा। यहाँ पर प्राथमिक अनुक्रमण की व्याख्या के लिए ये याद रखिएगा कि इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी दे सकता है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। यहाँ पर प्राथमिक अनुक्रमण की व्याख्या के लिए ऐसी अवस्थिति का चयन किया जा रहा है जो नग्न शैल वाला भाग है। ठीक है। तो नग्न शैल से यहाँ देखिए सबसे पहले क्या किया जाए, यहाँ किसी भी तरह की वनस्पति या प्राणी से रहित है। यहाँ पर पहले किसी तरह की वनस्पति या प्राणी का जन्म विकास नहीं हुआ है, जो पहले भी ऊपर भी दे चुका है। इस तरह के आवास में वनस्पति समुदाय का विकास निम्न क्रमों में होगा। देखिए क्या दिया है। पहला कंडीशन है कि इस आरंभिक अवस्थिति का पर्यावरण शुष्क होता है। इसमें लघु स्तरीय शुष्क पर्यावरण का तात्पर्य नहीं है कि उस क्षेत्र की जलवायु की ही हो, चूंकि चट्टान नग्न है, अब तक कोई भी पौधा नहीं है। वही चीज़ दिया है, तो वाष्पीकरण के अधिक के कारण जो है शुष्क पर्यावरण पहले होता है और जलवायु चाहे आर्द्र ही क्यों ना हो, इस नग्न शैल पर आरंभिक पादप का विकास होता है। तो ये देगा
नग्न शैलों पर आरंभिक विकास के लिए जो है होता है कि क्या शुष्क पर्यावरण इम्पोर्टेंट है, तो नहीं। ठीक है। क्या आर्द्र पर्यावरण इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। शुष्क पर्यावरण में भी पौधे उग सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, शैवाल और लाइकेन होता है। ठीक है। उस आवास में शुष्क, उष्ण या शीत पर्यावरण को सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि केवल आर्द्रता ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्राथमिक क्षेत्र के लिए। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर कभी भी आपको दे देगा कि प्राथमिक क्षेत्र में अनुक्रमण के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है, तो सबसे पहले अगर दे देगा कि इसके लिए नग्न चट्टानों पर ही ये उगते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण के आधिक्य के कारण इनमें शुष्क पर्यावरण होता है, ये भी सही हो जाएगा। और आरंभिक पौधों का विकास होता है। इसके उसके बाद देगा कि लाइकेन और शैवाल प्रमुख होते हैं और इसके लिए आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है। तो समझ जाइएगा आर्द्र जलवायु जरूरी नहीं है। ठीक है। शुष्क जलवायु में भी हो सकता है, शुष्क पर्यावरण में भी हो सकता है। आसपास से धूल कण उड़ाकर इस आवास में आते हैं तथा लाइकेन के आसपास एकत्र हो जाते हैं। ठीक है। पहले धीरे धीरे पत्थर पर, नग्न पत्थर पर जो है छोटा छोटा धूल कण आके जमा होता है और कुछ लाइकन अम्ल का स्राव करते हैं, जो खनिज सेलों के साथ अभिक्रिया करके कुछ खनिज को क्या करता है, घुला देता है, उसको नष्ट कर देता है तथा मिट्टियों का निर्माण करना आरंभ करता है। तो ये याद रखना है कि मिट्टी को सड़ाने का काम जो है, मिट्टी को नष्ट मतलब चट्टान को घुलित करके मिट्टी का स्वरूप देने का काम जो है, ये कौन करता है जीव, तो ये लाइकेन करता है। ठीक है। तो इसलिए लाइकेन को जल का जरूरत नहीं है उतना। ठीक है। चलिए, तथा मृदा में सूक्ष्म जीवों का विकास होता है। जब मिट्टी बन जाता है धीरे धीरे उसमें सूक्ष्म जीव आता है। समय से मृदा का निर्माण शैल के अपक्षय के कारण तथा मृदा जीवों द्वारा होते रहता है। एक बार जब मिट्टी बना दिया गया लाइकेन के द्वारा, धीरे धीरे उसमें मौजूद जो जीव है वो मिट्टी का निर्माण करते रहता है, उसकी मोटाई बढ़ती रहती है, धीरे धीरे उस पर लेयर चढ़ते रहता है। इस स्थिति में मृदा में रहने वाले कुछ प्राणियों तथा कुछ प्राणी में देखिए क्या क्या है, कीड़ा है, चींटी है, मकड़ा है, ठीक है, आदि का विकास होता है। इस क्रम में छिटपुट पादप होता है, छोटा छोटा प्रकार का पादप होगा, उनके बीच का स्थान खुला रहता है। इसे विपरीत समुदाय क्षेत्र कहते हैं, यानी कहीं कहीं हुआ और बीच का शेष भाग क्या रहता है, खुला होता है। ठीक है। समय के साथ आरंभिक समुदाय, जिसको शैवाल और लाइकेन कहते हैं, के स्थान पर मॉस द्वितीयक समुदाय उत्पन्न होते हैं। पूछेगा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक समुदाय के उदाहरण है, शैवाल, लाइकेन दे देगा और उसके बाद मॉस देगा, तो ये याद रखना है मॉस जो है ये द्वितीयक समुदाय का उदाहरण है। पहले शैवाल और लाइकेन वहाँ हो जाएगा, फिर मॉस का उत्पत्ति होगा। ठीक है। इनके द्वारा मृदा आवरण पर चादरी विस्तार होने से मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है। धीरे धीरे मॉस जब पूरे स्तर पर होगा तो ये क्या होता है कि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देता है, जिससे मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ते चली जाती है। मिट्टियों को जैविक पदार्थ प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे घास तथा पहले घास बनता है, फिर बाद में सदाबहार घास यानी हमेशा उगने वाला बारहमासी पौधा, और इसी तरह वनस्पतियों के साथ नए प्राणियों और गोलकृमि आदि का विकास होता है। और धीरे धीरे नई वनस्पतियों द्वारा खुला भाग भर जाता है तथा घने वनस्पतिक आवरण के कारण आवास की लघु स्तरीय जलवायु में परिवर्तन तथा परिमार्जन हो जाता है। यही स्थिति है। ठीक है। तथा इसके आवरण से मृदा सतह पर छाया हो जाने से तापमान तथा प्रकाश भी कम हो जाता है, परंतु नमी बढ़ जाती है। ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा नमी का ह्रास कम हो जाता है। ठीक, यानी पौधे जब वाष्पोत्सर्जन करने लगते हैं तो उस आसपास के क्षेत्र में भी नमी बनने लगती है। यदि आवास आर्द्र प्रदेश है तो इस अवस्थिति में समृद्ध समुदाय का सामान्य अर्थ है कि कोई स्थान पर वनस्पति रहित नहीं रह जाता। ठीक है। तो बहुत आसान है। ठीक है। अगले पार्ट में जो है हम मिलते हैं जैवीय अनुक्रमण का, ये 5वां और 6ठा 7वां ये सभी पार्ट है। ठीक है। और फिर हम द्वितीयक अनुक्रमण भी पढ़ेंगे अगले में। ठीक है। हमारे चैनल पे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। पूरी बुक जो है मैं पढ़ा दूंगा आपको, और मेरा पूरा यकीन है कि इस पढ़ने के बाद जो है आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और आप समझ जाइएगा कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। इसी तरह की पॉलिटी की भी, हिस्ट्री की भी, और आरआरबी एनटीपीसी के जो साइंस टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ फिर से उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। आप लोग बने रहिए चैनल पे, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।